छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे उन सभी शेयरों की जो कि दर्शकों के पोर्टफोलियोज में हैं और वो लगातार सवालों के जरिए हमें भेज रहे हैं। आशीष चक्रवर्ती जी का सवाल है, हिंडाल्को पर पूछ रहे हैं। 100 शेयर हैं 652 के। सर, एक साल का नजरिया चाहिए। ब्रिजेश सर, क्या करना है? हिंडाल्को के बारे में मैं कहूँ तो इस समय 575 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। एक साल का नजरिया है तो ये आप देखिए कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में नीचे, इसका मतलब ये है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होगा डेली चार्ट में। स्ट्रक्चर वाइज प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है। इस 607 का प्रीवियस स्विंग लो था, उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। इस समय जो सपोर्ट निकल के वो आ रहे हैं वो लगभग 490-500 के आसपास में आ रहे हैं। टाइम फ्रेम बड़ा है तो मैं यही कहूँगा कि बने रहिए। एक बात, दूसरा, एवरेज करने की अभी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। अगर एवरेज करना है तो 540 से लेकर 545 के बीच में अगर जब आता है तब आप उसमें बाई कर सकते हैं, सो दैट कि आपका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए। 500 रुपये का या 490 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। 610 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो आप देखिए स्टॉक में उछाल आएगा और वो लगभग 720 से 725 तक जा सकता है एक साल में। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, नीचे में एवरेज करें। जी, अगला सवाल है रंगानी चिंतन जी का। ये इन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट भेजी है। अदानी पावर, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल, आईओसी, इरिडा कब बाय करें, लेवल बता दीजिए। सर, मैं टाटा स्टील पर ले लेता हूँ क्योंकि इसके कल नतीजे भी आए थे और नतीजे उम्मीद से तो बेहतर देखने के लिए मिले। टाटा स्टील में सर क्या लग रहा है आपको, सही लेवल हैं अभी या यहाँ से अभी और गिरेगा? तो देखिए विवेक जी, अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें तो दिग्गज में 2-3 स्टॉक्स नज़र आते हैं, टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक्स में जब कभी भी एक्टिविटी आएगी मेटल में तो ये 3 स्टॉक्स सबसे पहले भागने के लिए रहेंगे ऊपर की तरफ। टाटा स्टील की बात करते हैं तो टाटा स्टील अगर आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इस समय 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वीकली टाइम फ्रेम है उसके आसपास का स्विंग लो बना के वहाँ से उछाल लेने की कोशिश करें। उसका जो लो था लगभग 123 का था। नीचे में 115 के आसपास का सपोर्ट है। मौजूदा स्तर या कोई गिरावट में आप बाइंग कर सकते हैं। 115 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है या जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल है वो 145 से 148 के बीच का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 148 के ऊपर बंद होगा तो स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा 170-175 के लेवल को टच करने की, तो बाई कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 115 का लेके चलें। जी, अगले दर्शक हैं मनोज शर्मा जी। वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ ऐड डेट टू योर स्टॉक मार्केट लाइव। बिल्कुल सर, ध्यान रखेंगे और इसमें अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो ये बिल्कुल बदलाव आपके बदलाव जो होते हैं वो वेलकम किए जाते हैं। अगला सवाल है सिद्धू कुमार जी का। वो पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी लिमिटेड, सर 600 शेयर है 362 रुपये के, क्या करें? इन्होंने टाटा स्टील पर भी पूछा लेकिन टाटा स्टील पर तो आंसर मिल गया। एनटीपीसी पर सर क्या करें? 362 रुपये के लिए हुए हैं। सर आज सारे ही पावर शेयरों में गिरावट है। कारण सिंपल है कि जो एआई को लेकर पावर की डिमांड थी उसमें कमी आने की बात हो रही है, क्योंकि एआई चाइना ने इतना सस्ता लॉन्च कर दिया। चैट जीपीटी की तरह उनका एक ऐप आया है जो कि $6 मिलियन में ही केवल एआई को बना रहा है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिका के एआई शेयरों में तो गिरावट देखने के लिए मिली ही, वहाँ के पावर शेयरों में भी गिरावट देखने के लिए मिली। और पावर की जो डिमांड मानी जा रही थी कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा अब थोड़े से सवालिया निशान लग गए, जिसकी वजह से आज इंडियन पावर शेयर भी एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, टाटा अदानी पावर, ये सारे गिरे हुए हैं। सर क्या करें अभी एनटीपीसी पर? तो नंबर 1, एनटीपीसी का टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे, लगभग 9 से 12 महीने के लिहाज से लेके चलें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो दिसंबर में ही वो लगभग जब 362 रुपये के आसपास तक ब्रेक किया था 11 दिसंबर पे से एक्सक्यूज मी, प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो उसने 200 दिन के जो मूविंग एवरेज था डेली चार्ट पर उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करा था। तो अभी हाल फिलहाल में 295 का सपोर्ट है, उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। फ्रेश अगर किसी को बाइंग करनी है तो इस लेवल पे या गिरावट में बाइंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और जो इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस की तरह, जहां पर ये ट्रेंड डिसाइडर होगा, तो 340 पहला लेवल रहेगा, उसके ऊपर चला तो 362 रहेगा और उसके ऊपर चला तो फिर 400। ये 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि आप टारगेट बतौर ले सकते हैं। मौजूदा स्तर या गिरावट में खरीदें। 295 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जिनका प्रश्न था उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बने रहिए गिरावट में थोड़ा सा और एवरेज के लिए, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन। पर स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए, 295 एज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो सर आप स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सुमित तापा जी, ये HAL पर सर बजट आने वाला है, कुछ है उम्मीदें HAL के चलने की?
तो देखिए डिफेंस के स्टॉक्स चाहे HAL हो, BDL हो, मसगांव शिपयार्ड हो, GRSC हो, सोलर इंडस्ट्री हो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं अपने क्षेत्र में जहां पर एक्टिविटी हमेशा बनी रहने की संभावना रहती है। लेकिन क्योंकि मार्केट में गिरावट आई है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हाल फिलहाल में लगभग अगर मैं कहूँ 6 दिन से इसमें गिरावट है। फिबोनाची के हिसाब से 5 दिन, 5 के बाद में 8वां दिन वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन होगा, ये दोबारा उछलने की संभावना है। इस समय 3500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये लेवल पे बाइंग ना करें, थोड़ा सा और गिरावट आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। अगला सवाल है अश्विन नकुम जी का। इन्होंने लिखा है द्वारका स्वान एनर्जी फ्रॉम द्वारका, ओके। स्वान एनर्जी पर सवाल है सर। इनका 725 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, द्वारका से है ये, गुजरात से। क्या करें सर स्वान एनर्जी पर? ट्रेंड वीक है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज दोनों ही ब्रेक कर चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ऑलरेडी डबल टॉप फॉर्मेशन हो गया था लगभग 780 पे। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 440 और 462 के बीच में आ रहा है। तो आप ये मान के चलें 440 से 460 के बीच में सपोर्ट है, उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे तो 440 का स्टॉप लॉस लेंगे। हालांकि ऑलरेडी 200 रुपये ऊपर के भाव में खरीदी हुई है। तो पहला ये है कि मैं एवरेज करने की भी सलाह नहीं दूंगा इस लेवल पे। अगर ये 480 के आसपास में आता है तभी आप एवरेज करें, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस वुड बी कमिंग डाउन। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट 440 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। दूसरा रिवर्सल अगर आएगा तो आप ये मान के चलिए 600 से लेके 610 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करें, वहां पर आप निकल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में एवरेज ना करें, बने रहें, लेकिन 440 का स्टॉप लॉस, 480 है उसके नीचे तभी आप एवरेज करें। जी। अंशुल जैन जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास। वो बोल रहे हैं कि सर कल आपके शो में मैंने बैंक निफ्टी बाय करने के लिए दिया था और पहला टारगेट अचीव हो गया है। मैं अंशुल जी से पूछ लेता हूँ मैसेज में ही कि अब दूसरा टारगेट क्या था, मैं तो भूल गया हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये पक्का याद है कि उन्होंने बोला था कि बैंक निफ्टी सर यहाँ से घूमेगा 47,800। उन्होंने बोला था कि 47,800 नहीं टूटना चाहिए, बैंक निफ्टी यहाँ से घूम जाएगा। और आज 800 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, मतलब ज़बरदस्त कॉल उनकी रही है। आज 1000 पॉइंट एक तरह से हम कह सकते हैं, 800-900 पॉइंट तो बैंक निफ्टी में मिल गए हैं। ब्रिजेश सर, मैं अंशुल जी को जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूं। IRFC में एक हमारी दर्शक हैं बरखा जी, पूछ रही हैं लॉस बुक करें या कोई उम्मीद बची हुई है सर? टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है तो फिर मैं यही कहूंगा किस लेवल पे खरीदा है आपने, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में आप बने रह सकते हैं। 118 का एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि वो ब्रेक नहीं होगा। अगर वो ब्रेक होता है तभी आप लॉस बुक करें। और ऊपर में आप ये मान के चलें कि उसको 162 से लेके 165 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो ये एक रेंज, और भी नैरो रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो ये मान के चले 128 नीचे में 162 ऊपर में, ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे जैसे 128 के आसपास आता है तो वहां पर आप खरीदी करें, 118 का स्टॉप लॉस, 162 पे निकल जाए। तो अगर उस रेंज में ट्रेड हो रहा है तो आप एवरेज करके निकलने की ही सलाह रहेगी, लेकिन 118 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, मैंने दर्शकों की डिमांड पर, जो दर्शक हमारे अंशुल जी के फ़ैन हैं, उनके लिए लिख दिया है कि अंशुल जी सेकंड टारगेट बता दीजिए। मैसेज अवेटेड है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को सभी को अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर चंदन शर्मा जी का। सरला पॉली सर कब सुधरेगा? 127 पे लिए थे 400 शेयर। सरला पॉली जी, 79 रुपीज 79 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लोअर सर्किट में ट्रेड हो रहा है, शायद 5% का लोअर सर्किट है इसमें। 78 रुपीज का सपोर्ट है। ट्रेंड वीक है, पहली बात निकलने की सलाह रहेगी डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम दोनों में ही। फिर भी अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 78 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। अगर इनके 78 ब्रेक करता है तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि ये नीचे में और ड्रिफ्ट हो जाएगा, लगभग 70 से 72 रुपये तक आ सकता है। रही बात ऊपर में कहाँ इसको रेजिस्टेंस है, तो पहला रेजिस्टेंस इसको लगभग 84 से लेके 86 के बीच में आता है। 86 इज अ टफ रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर बंद देता है तभी आप मान के चल सकते हैं जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 52 रुपये के आसपास, उसको रीटेस्ट कर सकता है। ट्रेंड वीक है, निकलने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी, अंशुल जी कह रहे हैं 49,600 का दूसरा टारगेट है उनका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी चल रही है 48,900।
तो करीब 700 पॉइंट वो दूसरा टारगेट और ऊपर देख रहे हैं। एक तो उन्हें 800 पॉइंट मिल गए हैं और 700 पॉइंट अभी मिलने बाकी हैं। आज HDFC बैंक ने धमाल मचाया हुआ है इंडेक्स में। पूरी तरह से उसने एक तरफा इंडेक्स को खींचा हुआ है। 2.5% ऊपर है HDFC बैंक के लिए। 2.5% चलना, इट्स लाइक रिलायंस और HDFC बैंक, ये दो शेयर ऐसे हैं जो कि पूरा इंडेक्स का हाल चेंज कर देते हैं, और वही आज HDFC बैंक ने किया हुआ है। ब्रिजेश सर, आपको क्या लग रहा है सर, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, अगर इन तीन में से किसी को चुनना हो, क्या चुने? तीनों ही 3% 2.5 से 3% ऊपर है। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है अगर आपका, और ये तीन बैंक हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक, तो मैं यही कहूँगा कि भैया आप ICICI बैंक ले लीजिए। वो थोड़ा सा चार्ट पे ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर तीन। इमीडिएट रेजिस्टेंस 200 दिन का मूविंग एवरेज है 1262 के आसपास में। जैसे ही उसके ऊपर ये ट्रेड होगा तो आप देखेंगे स्टॉक्स में और उछाल मिला है, जो कि लगभग इसको 1305 1310 के बीच में जा सकता है। इस समय 1256 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो अगर बाइंग करनी तो ये लेवल पे ना बाइंग करें। बाइंग का जो आइडल लेवल बनता है वो लगभग 1240 का बनता है, वहाँ पर आप बाइंग करें। 1220 का स्टॉप लॉस, 1262 का पहला टारगेट, उसके ऊपर 1305 1310 का दूसरा टारगेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं रत्ना जी हैं, ये गंधार ऑयल पर पूछ रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म में बाय करें या सेल करें लॉन्ग टर्म के लिए? एक बार आप दोबारा बताएंगे कौन सा स्टॉक है विवेक जी? सर गंधार ऑयल। विवेक जी 168 का है सर, गंधार के नाम से ही सर इसका NSE कोड है, GANDHAR, गंधार। गंधार ऑयल रिफाइनरी 168 रुपये चल रहा है सर, 5.5% नीचे आज। 167 रुपए 77 पैसा, 5.49% डाउन ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट। बहुत वीक है। प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक किया, जो इसने लो बनाया था 4 जून 2024 में 182 रुपए का, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड वीक है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है 150 रुपए के आसपास तक जा सकता है अगर 182 रुपए के ऊपर ट्रेड नहीं होता है। तो ट्रेंड तो वीक है। अगर 182 के ऊपर सस्टेन कर गया तभी उसके एक आइडल बाइंग बनती है, और उसमें फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 172 रुपए का, और वो लगभग 205 तक जा सकता है। लेकिन वॉल्यूम के संग में गिरावट है, स्ट्रेंथ वीक है, काउंटर वीक दिखा रहा है। मेरा ऐसा मत है 150 को पहले रीटेस्ट करेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सूरज रणवीर जी, ये अपोलो माइक्रो सिस्टम में पूछ रहे हैं सर क्या करें, 139 की बाइंग है, 300 शेयर है इनके पास। देखिए प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक तो किया 117 रुपये 18 पैसे को। अब ये है कि उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे बंद होता है तो आप मान के चलें कि एक बार रीटेस्ट कर सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज को, जो कि लगभग 107 रुपये के आसपास है। तो पहला मत तो यही है कि 117 को हम लेके चलेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अगर वो ब्रेक हुआ तो 107 का पहला टारगेट रहेगा नीचे में, और दूसरा टारगेट अगर और भी गिरावट आती है तो फिर 99 रुपीज़ का दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 117 के ऊपर सस्टेन कर गया तो आप ये मान के चल सकते हैं 107 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पुल बैक रैली जो आएगी वो लगभग 128 132 तक ये जा सकता है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड वीक है तो मेरा ऐसा मत है कि 117 के नीचे बंद होने की संभावना ज़्यादा है, और एक बार रीटेस्ट कर सकता है 107 के लेवल को। ठीक है, NIT लिमिटेड सर इनको लॉस हो रहा है अच्छा खासा 30% का। HCC में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 37% का लॉस हो रहा है। लव माई कंट्री के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है सर, क्या करें? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के चार्ट को देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम का भी अगर मैं देखूं तो जो वीकली टाइम फ्रेम का 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो लगभग 26 रुपए के आसपास में उसकी वैल्यूएशन आती है। मुझे लगता है कि उसी को ही ये पहले रीटेस्ट करेगा, और प्रीवियस स्विंग लो की भी लगभग उसी के आसपास में आता है। तो 26 रुपए का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे पहला। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये 22 रुपए तक नीचे में जा सकता है। और अगर ये पुल बैक रैली अगर आई 26 रुपये अगर ब्रेक नहीं किया तो आप मान सकते हैं कि 34 रुपया 35 रुपये तक के लेवल को आप दर्शा सकता है। तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी कि ट्रेंड SCC में वीक है। रही बात NIT लिमिटेड की, तो मैं यही कहूँगा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट वीक है NIT में, और जिस हिसाब से बिकवाली है
और जो वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट है तो उसमें अगर आप देखेंगे वीकली में तो एक गैप फॉर्मेशन हुआ था 132 131 से लेकर 142 के बीच में। तो पहले ये गैप को फॉर्मेशन को फिलअप करना आएगा तो 132 का एक सपोर्ट है, 130 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अगर उसमें कंसोलिडेट कर गया तो आप मान सकते हैं कि 132 से लेकर 142 के बीच में अगर ये गैप फिलअप होता है तो फिर वो पुल बैक रैली आएगा और जो पुल बैक रैली 165 तक जा सकती है। तो एनआईटी में मैं एक ही बात कहूंगा कि हाल फिलहाल में बने रहे, लेकिन 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, आइनॉक्स विंड पर सर पूछ रहे हैं नवीन शर्मा जी, क्या करना है? डेली टाइम फ्रेम में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में जैसे सीडी उतरते हैं वैसा ही ट्रेड हो रहा है और लगभग इस समय 132.66 के आसपास में 4.5% डाउन है। वीकली टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में भी अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। 124 और 108 ये दो एक सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं। इसके ट्रेंड वीक है, मेरा ऐसा मत है कि पहले 124 के लेवल को ये टच करने की कोशिश करेगा। और जो दूसरा जो लेवल मैंने बताया 108 के आसपास वो एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करेगा। तो आइडियली अगर आइनॉक्स में ट्रेड भी करना है तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनेगी, 120 के नीचे ही बाइंग बनती है, 108 का स्टॉप लॉस। और अगर पुल बैक रैली आई तो 145 148 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए टारगेट बतौर। ठीक है, अगला सवाल ले रहे हैं जयदास जी का, जहां पर कि वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल ज़रूर ले लीजिए। गेल इन्होंने लिए हुए हैं सर। दास साहब आपके बहुत सारे सवाल हैं सर, एक ही शेयर ले पाऊंगा। 217 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने गेल, क्या करें सर? अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ये प्रश्न मुझसे होता थोड़ी देर के बाद में कि ब्रजेश जी आप बताइए कि दो स्टॉक्स कौन से हैं आपके जहां पर आपको दाव लगवाना है, तो मैं यही कहता कि गेल ट्रेंड ऑफ द चार्ट वीक है। 166 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो एक बार आप बेच के चलिए। 174 रुपये का स्टॉप लॉस, नीचे में टारगेट 152 रुपये का है। तो मैं यही चीज़ इनको ही कहूँगा कि 174 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके नीचे ट्रेड करता है तब तक ट्रेंड वीक है। 152 या उसके नीचे के भी लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, सिद्धू कुमार जी का तो सवाल ले चुके हैं। राजन राठौड़ जी एनटीपीसी पर पूछ रहे हैं। सर एनटीपीसी पर तो हम बात कर चुके हैं, काफ़ी सारे सवाल आज एनटीपीसी पर आ रहे हैं। चौधरी साहब का सवाल ले लेते हैं। अजय चौधरी जी पूछ रहे हैं सर ओएनजीसी शेयर बाय के लिए कोई अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको? तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर यही कहूंगा कि 224 229 के बीच में एक सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस बतौर कहूं तो 270 से 75 के बीच में रेजिस्टेंस है। इस समय 249 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बनती है, 240 के नीचे जाता है तभी आइडियली इसमें बाइंग बनती है और वहां पर भी आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 228 का। और जैसे कि टारगेट बताया 270 275 का टारगेट वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अवॉइड ही करें क्योंकि वो ट्रेंड वीक है। अगर 240 के नीचे था तभी आइडल बाइंग बनती है जी। अगला सवाल है कल्याण ज्वेलर पर सर। एक हमारे दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर ले सकते हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, बोल रहे हैं कि 585 के लिए हुए हैं, अब 16,500 का लॉस हो चुका है, क्या करें? आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद 18 दिन या 20 दिन से इसमें गिरावट है। प्रोबेबिलिटी शायद 21 दिन का है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और अगर आप देखिए 2 जनवरी 2025 का इसका हाई था 795 रुपया 40 पैसे का, वो उसका 52 वीक था और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद किसी कोई न्यूज़ भी इसमें आई थी और उसके वजह से इसमें और गिरावट भी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इस समय वीक है। सपोर्ट की अगर हम मुझसे बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा 345 340 के आसपास। जी सर प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, तो 345 340 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसका ही एक स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात एवरेज करने की तो मैं यही कहूँगा कि 380 385 के आसपास पहले तभी एवरेज करें। हालांकि ट्रेंड वीक है, आइडियली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। स्ट्रेंथ वीक है, इंडिकेटर फ्रंट से भी देखा जाए तो बैरिश में ही ये में ट्रेड हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो प्राइस और वॉल्यूम का जो कोरिलेशन अगर आप देखेंगे तो गिरावट वॉल्यूम के संग में हुई है तो उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। इट माइट टेक एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ टू 9 मंथ टाइम फ्रेम टू एब्जॉर्ब दिस टाइप ऑफ अ सेलिंग प्रेशर।
सर आपकी कोई टॉपिक है क्या? तो विवेक जी, जैसे कि मैंने एक स्टॉक आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया था, गेल, जो कि ट्रेंड वीक लग रहा है। 166 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो एक बार आप बेच के चल सकते हैं। 174 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 152 रुपए का टारगेट है, और टाइम फ्रेम होल्ड करने का लगभग एक हफ्ते का रहेगा। दूसरी स्टॉक जहां पर बाइंग देखने को मिली है, और ऐसे स्विंग को मद्देनजर रखते हुए, जो वाइल्ड स्विंग है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 इवेंट है, मंथली एक्सपायरी निकट है, 1 तारीख को बजट भी है, उस लिहाज से टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा चार्ट पे बेहतरीन लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे लगभग 970 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है 965 के नीचे अगर ये ट्रेड होता है तभी आइडियली इसमें बाइंग बनती है। 945 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, टारगेट लगभग 1015 का लेके चलेंगे। टाइम फ्रेम जो होल्ड का रहेगा वो लगभग एक हफ्ते का रहेगा। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर यहाँ पर खरीदारी की राय है और सर ने गेल को सेल करने की राय दी है। तो दोनों एक प्लस एक माइनस, और ये 2 कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से। ब्रिजेश सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बोलिंजकर सर जुड़ चुके हैं। विनीत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू विवेक। सर आज आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था मैं, 10:30 बजे। बहुत सारी खबरें थी जो मैं चाहता था कि मैं आपसे अच्छे से डिस्कस करूं, क्योंकि आप उस चीज़ के सर बहुत अच्छा आप बारीकी से अध्ययन करते हैं। लेकिन अब मुझे 2 मिनट में लेना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे कॉलर्स काफ़ी वेट कर रहे हैं। सर ये जो अमेरिका में एआई को लेकर कल धमाधम धमाके हुए हैं, जो चीन ने एक नया उनकी जो डीप सीक करके कंपनी है जिसने 6 मिलियन में एक ये ऐप लॉन्च कर दिया है, इससे कितना इम्पैक्ट होगा हमारे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पर, इंडियन आईटी कंपनीज पर, और जो एआई को लेकर पावर सेक्टर के जो बूम की बातें हो रही थी वो कितना इम्पैक्टेड होगा सर, खासतौर से इंडिया का? इंडिया का तो पावर डोमेस्टिक है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहां तक यूएस मार्केट का सवाल है, एआई की वजह से आप देखोगे कि वहां पे काफी डिसरप्शंस होने वाली है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। और मुझे लगता है कि वो कंट्री एग्रेसिवली, अगर आप कल डोनाल्ड ट्रंप की भी बातों सुनेंगे तो वो लोग तो इनकम टैक्स अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। और उसकी वजह से इंडिया में आईटी सर्विसेज कंपनीज में बहुत डिसरप्शंस आएंगी। हमें देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अप टिल बजट मार्केट विल बी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, और यहाँ से हमें ज्यादा વધઘટ नहीं दिखती है बाजार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो कि फ़ोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। शरद चौधरी जी हैं नोएडा से, आई थिंक। जी चौधरी साहब गुड मॉर्निंग सर। हेलो विवेक सर। सर क्या हाल आपके पोर्टफोलियो के? हाँ सर, मेरे पास अमराजा बैटरी है, 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1034। ओके, करंट रेट इज बिलो 1000। उसका पूछना है, एक फैट का पूछना है, 20 शेयर्स अराउंड 793। करंट रेट इज 846। एंड वन मोर इज RAC, 75 शेयर इज रेट ऑफ 441। करंट रेट इज 412। सर मैं आपके 2 शेयर ले लेता हूँ, आपके 2 शेयर ले लेता हूँ, अमरा राजा और REC इन पर, क्योंकि ये दोनों थोड़े से एक ही सेक्टर से हैं। अमरा राजा हालांकि बैटरी सेक्टर से, REC पावर फाइनेंस से जुड़ी कंपनी। सर इन दोनों पर आपका क्या व्यू है सर, विनीत सर? अमर राजा बैटरी पे वी आर क्वाइट बुलिश, और यहाँ से भाव अच्छे आने चाहिए आगे जाने वाले दिनों में। इंडिया का जो ईवी सेक्टर है वो अपनी ग्रोथ पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। नंबर 1 वो है। और दूसरा स्टॉक था REC। डेफिनेटली ये रेट्स में बाई करना चाहिए। अगर आपको कोई लेंडिंग स्टॉक खरीदना है तो मुझे लगता है कि REC लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी सस्ता है इन द मार्केट। ओके, तो REC यहाँ से लेना चाहिए सर कह रहे हैं, और अमरा राजा भी ठीक लग रहा है सर को। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल हमें सुपर चैट पर भी मिला हुआ है। सुपर चैट पर एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, इनके साईं परवीन जी। यूनाइटेड स्पिरिट्स सर 500 शेयर हैं इनके पास, 750 रुपये के। सर रिजल्ट्स तो इनके लिकर कंपनीज के थोड़े से वीक देखने के लिए मिले थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि 31 दिसंबर और इंडिया में तो जिस तरह का कंजम्पशन बूम चल रहा है लिकर का, वो तो ज़बरदस्त है। इन कंपनीज के रिजल्ट्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं सर? देखिए, काफी पब्लिक
आर टर्निंग नॉन अल्कोहलिक, तो ओके। उसकी वजह से, और प्राइस इलेस्टिसिटी भी थोड़ा सा रीगेन कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है आगे जाके। इनके वैल्यूएशंस ना भी काफी अग्रेसिव है, और लेकिन हमें लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट इंडियन लिकर के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, और वो हिसाब से हम ये सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश है। ओके। लेकिन सर आपने बोला कि पीपल आर टर्निंग नॉन अल्कोहलिक। तो थोड़ा बहुत अभी देखिए, जैसे सनातन का रिवाइवल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ओके। पीपल हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लिटिल लेस। दूसरा ओके। चीज क्या है, ज्यादा बाहर जाके नहीं पीते क्योंकि प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है, घर में ही पी लेते हैं। तो उससे आपका जो कंजम्पशन ट्रेंड है थोड़ा बहुत ठीक ही रहने वाला है। वैसे सर नोएडा वोएडा में तो, नोएडा दिल्ली गुड़गांव, यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। तो फ्राइडे को तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई लोग घर में खाना ही नहीं खा रहे हैं यहाँ पर, और शायद पानी तो सादा पी ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली हमने ना जो ट्रेंड नोटिस किया है, या मुंबई में काफी कम हो गया है ऑन ओके। वीकेंड्स ऑल्सो। ओके। चलिए, बिल्कुल फाइनेंशियल कैपिटल है और एंटरटेनमेंट का तो हब माना जाता है मुंबई। यहाँ से ही शुरुआत हुई थी हर चीज़ की, और सर बता रहे हैं तो ट्रेंड बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल लेते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर NIT लिमिटेड और कल्याण ज्वेल पर तो काफ़ी सवाल हम ले चुके हैं ऑलरेडी। HBL इंजीनियरिंग, HBL पर सर समर जी का सवाल है, क्या करें सर HBL पावर पर, HBL इंजीनियरिंग पर, माफ़ कीजिएगा। एचबीएल सर मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ओके सर। एक ये है NCC सर, इसमें कुछ आपकी राय सर। एनसीसी काफी अच्छा शेयर है, आपको लेना चाहिए। ओके। ये काफी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कोल इंडिया यहाँ पर दो रिपोर्ट्स न्यूट्रल की रेटिंग है JP मॉर्गन की तरफ से, और जेफरीज की रेटिंग है 475 के टारगेट के लिए बाय रेटिंग। पिरामल एंटरप्राइजेस सेल रेटिंग है सिटी की, और इंडियन ऑयल पर बाय रेटिंग है जेफरीज की 170 के टारगेट के लिए। तो जो लोग IOC पर फंसे हुए हैं उनको तो आंसर मिल ही गया होगा। कोल इंडिया में भी काफ़ी सवाल आते हैं, उनको भी आंसर मिल गया होगा। लेकिन मैं विनीत सर से और पूछ लेता हूँ। विनीत सर, कोल इंडिया, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप कोल पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जितना वो फोकस कर रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म में कोल के जो प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो बने रहेंगे और कोल इंडिया के मार्जिन्स भी इंटैक्ट रहेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, कोल रिवाइवल तो होना ही है, और उसके पीछे हमें लगता है कि कोल इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छी डिविडेंड डील भी देती है, तो हमें लगता है कि स्टॉक को लेना ही चाहिए। ओके। और सर IOC, आपने रिजल्ट्स अगर देखे हों IOC, HPCL, BPCL के, क्योंकि इसमें भी हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं, और इन तीनों में ही रिजल्ट्स बड़े अलग से रहे। BPCL पर 100% प्रॉफिट जंप की एक्सपेक्टेशन थी, 93% का प्रॉफिट जंप देखने के लिए मिला। HPCL के रिजल्ट्स ने काफ़ी अच्छे से बीट किया था, लेकिन काउंटर चला नहीं, सेंटीमेंट खराब था या क्या, इस चीज़ को समझ नहीं आया। IOC के रिजल्ट्स में Q-on-Q टर्न अराउंड था, लेकिन YoY डिक्लाइन था प्रॉफिट में। सर कैसे आपने रीड किया इन तीनों कंपनीज को? नहीं, वी आर क्वाइट कंस्ट्रक्टिव ऑन द स्पेस ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। रिफाइनिंग, तो ओके। हमें लगता है ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ओके, ग्रेट सर। तो IOC और कोल इंडिया दोनों पर ही सर की भी राय मिल गई है, और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की भी राय यहाँ पर मिली है। थैंक यू शौर्य, हमसे जुड़ने के लिए, ये सब रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं साबिया सईद जी, ये पूछ रही हैं परसिस्टेंट सिस्टम ऑफ BEL। सर BEL पे मैं लेना चाहूँगा सवाल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी में अमेरिका जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डिफेंस की कुछ डील साइन हो सकती हैं। अमेरिका कुछ हमें अपना माल बेचना चाहता है, जिसमें डिफेंस का सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट होगा। क्या लगता है सर, इसका अगर ऐसे कुछ साइन होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन उन सेक्टर से जुड़ी कंपनीज पर? नहीं, अगर इंडिया US से खरीद रहे तो इंडियन कंपनीज को कैसा फायदा होगा, उसमें अपना देखना पड़ेगा कि कितना कितना परसेंटेज ऑफसेट होता है, और कौन सी कंपनीज बेनिफिट करेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ओके।
एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, सोनिया शर्मा जी, इनका सुपर चैट पर सवाल आया सर, कैम्प्स और CDSL इन पर लॉन्ग टर्म व्यू आपको क्या लगता है सर? कैम्स और सीडीएसएल देखिए थोड़े ओवर वैल्यूड थे, अभी उसमें थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ गया है, पर मुझे लगता है कि ये वापस थोड़ा और थोड़ा करेक्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिच ही है। ओके, तो दोनों ही सर, दोनों में ही प्रॉब्लम है सर अभी इन लेवल्स पर? देखिए दोनों ठीक ही परफॉर्म करेंगे, बट अभी इनमें थोड़ा सा अभी डाउनसाइड बाकी है उसमें। ओके, तो दोनों अभी डाउनसाइड बाकी है दोनों में। और सर KPIT, यहाँ पर लॉन्ग टर्म आपको क्या लगता है? क्योंकि KPIT में हमने देखा कि जिस तरह का IT ने परफॉर्म किया था, मिड कैप IT ने चलना शुरू किया, अचानक से आज बहुत सारे जो डेटा सेंटर के काउंटर हैं, मिड कैप IT के काउंटर हैं, उनमें काफ़ी तेज पिटाई देखने के लिए मिल रही है। सर क्या करें? देखिए इनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चल चुके थे। ये जो AI IT रिलेटेड जो सेक्टर है ना, इसमें थोड़ा करेक्शन आना अनिवार्य है। और जब तक ये डीप सीक वाला इशू सेटल डाउन नहीं होता है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत वैल्यूएशन इनके थोड़े ठंडे ही रहने वाले हैं।